1949 में चाइना में खाना जंगी के बाद जब कम्युनिस्ट माओ जेडोंग कामयाब होकर उभरा तो उसके रिएक्शन में मेनलैंड से कुछ 100 मील की दूरी पे एक जजीरे पे एक प्रो वेस्टर्न हुकूमत वजूद में आई। ये अब एक 2.5 करोड़ इंसानों पे मुहित एक तरक्की याफ्ता आज़ाद जमहूरियत है जिसको चाइना अपने पूरे काबू में लाना चाहता है और जिस पे अपनी हाकमियत मुसल्लत करना चाहता है। अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो इम्कान इस बात का ज़्यादा है कि उसके पीछे वजह बनेगी ये इलाका। इसका नाम है ताइवान। पिछले दिनों चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के वजूद के 100 साल की सेलिब्रेशन में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने कहा कि चाइना मुत्तहिद होगा और हम इस गोल को अचीव करने के लिए फ़ौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। चाइना पिछले कुछ अरसे से एक पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जिसको वो कहता है यूनिफिकेशन, जिसमें वो उन तमाम इलाकों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है जो वो समझता है उसका हिस्सा हैं। तभी उसने हांगकांग से उसकी ऑटोनॉमी यानी आज़ादी छीन ली। फिर साउथ चाइना सी जो कि एक डिस्प्यूटेड जगह है जिसको चाइना अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, इस एरिया में इसने अपनी जंगी मशकें बढ़ा दी हैं और आर्टिफिशियल जजीरे बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। एक ये कि उस समंदर के नीचे तेल और गैस के वसाइल ज़्यादा हैं। इधर के पानी की मछलियों तक एक्सेस अगर चाइना को हो जाता है तो उससे फूड सिक्योरिटी में इजाफा होगा। आलमी तजारत के लिहाज से भी ये जगह बहुत अहम है। इस यूनिफिकेशन की स्ट्रैटेजी में शामिल है ताइवान का कब्ज़ा। अपनी बढ़ती ताकत का सबूत देने के अलावा ताइवान एक और लिहाज से बहुत अहम है। इस मुल्क में एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल फ़ोन्स, टीवीज़, गाड़ियाँ, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। आने वाले वक्तों में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती डिमांड की वजह से इस इंडस्ट्री की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिसके कंट्रोल में होगा ताइवान, जाहिर है उस मुल्क को उसका ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा होगा। एक मुतफ़िका राय है जो पैदा हो रही है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी में, और वो ये कि ताइवान दुनिया का सबसे ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट बन गया है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान लड़ाई का इम्कान बढ़ गया है। ये लड़ाई बहुत जल्दी छिड़ सकती है और इस हद तक बढ़ सकती है कि नौबत न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है। ताइवान के पास अपनी फ़ौज भी है, लेकिन चाइना जैसे बड़े जिन से अपने आप को बचाने के लिए वो रिलाय करता है अमेरिका पे, जिसकी फ़ौज जैसा कि हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है। 40 साल तक अमेरिका की एक बड़ी कामयाब पॉलिसी रही है जिसको नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी का। इसमें अमेरिका ने चाइना को रोक के रखा है ताइवान पे कब्ज़ा करने से, लेकिन ताइवान को आज़ादी भी हासिल नहीं करने दी ऑफिशियली, क्योंकि ऐसा करना बकौल चाइनीज़ ऑफिशियल्स के तबले जंग बजाने के बराबर होगा। अमेरिका ने सफारती लेवल पे प्राइवेटली तो चाइना को ये पैगाम पहुंचाया है, मना किया है कि ताइवान पे हमला नहीं करना, लेकिन खुल के पब्लिकली ये बात नहीं की कि अगर तुम लोगों ने इस जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश की तो हम अपनी फ़ौज को तुमसे लड़ने का हुक्म देंगे। बाज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट समझते हैं कि इससे पहले कि अमेरिका अपने एलाइज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके अपनी फ़ौज को मिडिल ईस्ट से निकाल के इस एरिया में डिप्लॉय करे, चाइना पहले ही आगे बढ़ के ताइवान को ले सकता है। लिहाजा अमेरिका को चाइना को वाज़े धमकी देनी चाहिए। इससे वो डर जाएगा और हमला नहीं करेगा और हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं इवेंचुअली। लेकिन बात समझते हैं इससे उल्टा असर होगा। चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाहता है कि वो सारी ज़िंदगी सदर रहे। अगर उसकी पार्टी और मुल्क के लोगों को ये लगता है कि ताइवान में वो अमेरिका के आगे झुक गया तो उसकी इक़्तिदार पे ग्रिप लूज़ हो सकती है और आगे चल के वो सदारत की कुर्सी से हाथ धो बैठ सकता है। अगर अमेरिका धमकी देता है तो प्रेसिडेंट शी अपने मजबूत इमेज को बरकरार रखने के लिए बाकी सब काम छोड़ के, सब इलाकाई इज़ाइम छोड़ के लाजमी ताइवान पे हमला करने पे उतर आएगा। बहरहाल खुलासा ये है सब का कि हालात बिगड़ सकते हैं दो सुपर पावर्स के दरमियान और दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है और बहुत जल्दी।
اور نیوکلیئر ویپنز کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چھڑتی ہے تو یہ انسانی ہسٹری کی آخری جنگ ہوگی.